आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का भाग 19। प्रसव सही सलामत हो गया। यद्यपि मैं अत्यंत कमज़ोर थी और मुझे अभी ज्वरांश भी था, तथापि मेरा बच्चा अत्यंत स्वस्थ था। वो मानो चांद का टुकड़ा था। इस बार जो लेडी डॉक्टर बम्बई से आई थी, वो बड़ी सुयोग्य गुजराती महिला थी। अभी अभी कोई बड़ी भारी डिग्री लेकर अमेरिका से आई थी। बहुत कम आयु थी, कुमारी थी। अमरीकी समाज और शिष्टाचार का उस पर पूरा प्रभाव था। सुंदरी वो मुझसे भी अधिक थी। मेरी तो अब उतरती जोत थी। मैं तो उसकी प्रिय मूर्ति को ठगी सी देखती रह जाती। मेरी सारी दुख गाथा सुनकर उसे मुझसे प्यार और सहानुभूति भी हो गई थी। अब हम गहरे मित्र थे। बहुधा मैं उसे अपने यहाँ आग्रहपूर्वक शाम की चाय पिलाती थी। नर्सें भी दोनों बहुत भली थीं। नर्सें एंग्लो इंडियन थीं। एक तो खूब मोटी अधेड़ औरत थी, टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। मज़ेदार औरत थी। ऐसी ऐसी नकलें करती और लतीफ़े सुनाती थी कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। दूसरी नर्स कम उम्र की थी, पर अपने काम में चौकस थी। उसका सेवा भाव मर्म को छू गया था। वो श्रद्धा और प्रेम से सेवा करती थी। अब मेरे चारों ओर प्रेम, मित्रता और आनंद का वातावरण था। मोटी नर्स को राजा रजवाड़ों के, खवासों के, सौतों के झगड़े बखेड़े सुनने का बड़ा चाव था। जब उसे मालूम हुआ कि मैं रानी महारानी नहीं, गोली हूँ, और मेरे जीवन की विचित्रताएं ज्यों-ज्यों उस पर प्रकट होने लगीं, त्यों-त्यों वो मुझे खिलौना समझकर खोद खोद कर मेरा जीवन वृत्त पूछने लगती। ये सब प्रबंध बड़े साहब ने स्वयं किया था। वो बराबर की कोठी में अभी तक उपस्थित थे और मेरे साथ दिलचस्पी रखते थे। 2 बार तो वो सब पत्नी देखने आ चुके थे और फल फूल के उपहार तो बहुधा भेजते ही रहते थे। मेरे प्रति जैसे उनकी ममता जाग उठी थी। इन सब बातों के कारण भी डॉक्टर और नर्स और तथा दूसरे लोग सब मेरी लगन से सेवा करते थे। वासुदेव महाराज स्वयं अपने हाथ से मेरा पथ्य बनाकर अपने सामने मुझे खिलाते पिलाते और हंसाते रहते थे। दिन बीतते चले गए और मेरा बच्चा अब 1 महीने का हो गया। मेरा स्वास्थ्य अब बहुत कुछ सुधर गया था और कमज़ोरी तो अभी थी ही। इससे डॉक्टर रॉबर्ट ने ये निश्चय किया कि अभी और 2 मास तक मुझे यहीं रहना चाहिए। मुझे इसमें कुछ उज्र न था। मनोरम दृश्य, सुखद वातावरण, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, आनंदमयी मित्रमंडली, और अब मुझे क्या चाहिए था? वो माली अब मेरा भारी मित्र बन गया था। दोनों समय फूलों के गुलदस्ते, हार, चोटी और न जाने वो क्या क्या ले आता था। घंटों बैठकर मैं उससे बातें करती और चलती बार उसे कुछ न कुछ अवश्य देती थी। उसके बेटे की बहू कभी कभी आकर मेरे पैरों के तलवों में तेल मल जाती थी। बड़ी लजीली और स्वस्थ बहू थी, एकदम सुरमई रंग और खूब भरा शरीर, 25 वर्ष की आयु, बड़ी बड़ी आंखें, चांदी के भारी भारी गहने। उसे मैंने अपना एक सोने का जड़ाऊ गहना दे दिया था। वो पहले मुझे सरकार कहकर पुकारती थी। सभी मुझे ये संबोधन करते थे। केवल वासुदेव महाराज चंपाकली कहते और डॉक्टर रॉबर्ट माई चाइल्ड कहते थे। नई डॉक्टरनी ने भी सरकार कहना आरंभ किया था, पर मैंने उन्हें जब अपना सारा जीवन खोलकर बता दिया, तब उन्होंने मेरा एकदम नया नामकरण कर डाला। किसुन का शुद्ध उच्चारण लगाकर वो मुझे श्रीमती कृष्ण कहने लगी। बालक के पिता का नाम, जो अब तक किसुन दरोगा लिखा जाना था, यहाँ डॉक्टरनी के कहने से मिस्टर कृष्ण सिंह लिखा गया। मैं अपने अदृश्य किसुन को मिस्टर कृष्ण सिंह के नवीन संस्करण में न केवल नए सिरे से प्यार करने लगी, अपितु श्रीमती कृष्ण के नाम से एक नया गौरव भी अनुभव करने लगी। उस माली की बहूजी को मैंने जीजी कहना सिखा दिया। बड़ी कठिनाई से उस भोली के मुंह से मुझ जैसी राजरानी के लिए जीजी शब्द निकला। फिर तो वो मेरे ऊपर मर मिटी। ऐसे सुखद वातावरण को छोड़कर मैं भला क्या करने रियासत में जाना पसंद करती। विशेषकर मैं जानती थी कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मेरा पुत्र, मेरी आँखों का तारा, मेरी छाती से लगा हुआ है। वहाँ तो जाते ही छीन लिया जाएगा।
ये सोचकर भी मैं यहीं रहना पसंद करती थी। मैं सुन चुकी थी कि महाराजा धीराज राजधानी में विलायत से लौट आए हैं, परंतु उन्होंने न कोई खत लिखा था, न मुझे बुलाया था, न कोई संदेश ही भेजा था। उनकी ये उपेक्षा मुझे भयानक सी लग रही थी, खासकर ये याद करके कि उन्होंने मेरी हत्या करने को उस खवास के बच्चे को नियुक्त किया था। अब क्या मेरे वो राज सुख के दिन बीत चुके? अब क्या मैं राजा के मन से उतर गई? क्या गजब कि रियासत में जाने पर वो मुझे फिर मरवा न डालें। अब तो मैं फूंक फूंक कर पांव रख रही थी, पर मुझे सबसे अधिक अपने किसुन का अभाव खटक रहा था। मैं चाह रही थी कि केवल किसुन यहाँ आ जाए तो मैं अब जीवन भर कभी रियासत में जाऊं ही नहीं। पर मुझे न किसुन का कोई समाचार मिला था और न केसर का और न ही अपने बच्चों का। इन सब बातों के लिए मैं कभी कभी बहुत ही व्याकुल हो उठती थी। इसी समय कर्नल रॉबर्ट ने मुझे सूचना दी कि उन्हें रियासत से बुलावा आया है और उन्हें ये भी आदेश हुआ है कि वो मुझे भी साथ लेते आएं। परंतु इसके साथ ही उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, तुझे अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रथम तो अभी तेरा स्वास्थ्य पूरे तौर से ठीक नहीं हुआ। दूसरा, वहाँ का वातावरण कैसा है, हिज हाइनेस की मनोवृत्ति कैसी है, ये मैं पहले जाकर जांच करना चाहता हूँ। तीसरे, यहाँ तेरे लिए सब भांति का आराम है, इसीलिए तू अभी 3 महीने यहीं रह। मैं एजीजी से कहकर इसका प्रबंध करा दूंगा। मुझे इस बूढ़े अंग्रेज की बात भा गई। मैंने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे भले के लिए आप जो ठीक समझें वही करें, परंतु आप भी यहीं रहें तो उत्तम है। पर डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि ये संभव नहीं है। अंततः ये तय पाया कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो लेडी डॉक्टर और नर्स भी यहीं रहेंगी, भले ही इनका खर्चा मुझे पॉकेट से ही देना पड़े। वासुदेव महाराज भी मेरे पास ही रहेंगे, ये भी तय हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट ने ऐसा प्रबंध करा दिया और चलते चलते वो कह गए, जब कभी कठिनाई हो बड़े साहब से कहना। वो चले गए और मैं स्वच्छंदतापूर्वक अपने बेटे को छाती से लगाकर निर्द्वंद्व माता का सुख भोग करने लगी, अपने जीवन में पहली ही बार। यद्यपि ये मेरी 5वीं संतान थी और अब मैं अधेड़ आयु की स्त्री थी। एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर बड़े सख्त अंग्रेज थे। पहले कह चुकी हूँ कि कुंवरी के मामले में वो मेरे प्रबल विरोधी थे। यहाँ तक कि मुझे रियासत से बाहर निकालने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। परंतु आज वो मेरे ऊपर अत्यंत सहृदय थे। वास्तव में न्याय और व्यवस्था पर ही उनका ध्यान था। मेरी हत्या का षड्यंत्र अत्यंत ही जघन्य था। वो जानते थे कि ऐसे मामले अक्सर रियासतों में होते रहते हैं। मेरे जैसी गोलियां जब तक सुंदर व जवान रहती हैं इसी तरह चूसी जाती हैं और फिर उनका कंटक दूर किया जाता है। राजा रईसों की रंगरलियों की ये पुरानी परंपरा है। एक निष्ठावान अंग्रेज इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अतः इस मामले में एजीसी ने बड़ा सख्त कदम उठाया और जिस समय मैं आबू में बैठी अपने पुत्र को लोरियां गा गा कर वहाँ के स्वस्थ सुखद वातावरण का आनंद ले रही थी, उस समय राजधानी में उथल पुथल हो रही थी। मेरी हत्या का प्रयत्न करने में लालजी खवास और डॉक्टर नायडू की गिरफ्तारी की चर्चा हजार मुंह से विविध रूप धारण करके फैल गई थी। उसमें अनेक विकृत बातों का समावेश हो गया था। उधर महाराजा धीराज विलायत से लौटते ही अपनी पतलून का जलसा धूमधाम से तैयार कर चुके थे। बहुत से राजा रईस अंग्रेज अफसरों को आमंत्रित किया गया था। दावत की बहुत भारी तैयारी की जा रही थी। इतने में ही इस मुकदमे में महाराज को गद्दी से उतार देने की अफवाह सारी रियासत में फैल गई। महाराजा धीराज एकदम बौखला उठे। मैं कह चुकी हूँ कि उनमें अच्छे अच्छे गुण थे, परंतु वो सनकी भी 1 नंबर के थे। उन्होंने सनक में ही वो पतलून सिलवाई थी। भला कौन उन जैसा पढ़ा लिखा सभ्य पुरुष ऐसी पतलून पहनने की कल्पना कर सकता था? अब तो ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि राजा पागल हो गए हैं। इन सब सूचनाओं को पाकर मैं बौखला उठी। कैसी अद्भुत बात है कि मेरा भाग्य इसी पुरुष से बंधा था। अब मैं कभी कभी ये सोचने लगती
कि मेरा क्या होगा। यद्यपि मेरे पास अब अपनी काफ़ी जमा पूंजी थी, हीरे जवाहरात भी थे, तथापि मैं यही सोचा करती कि मेरा किसुन मुझे मिल जाए और मैं सचमुच श्रीमती कृष्ण बनकर राजधानी से बाहर कहीं अंग्रेजी राज्य की छत्रछाया में किसी नगर में जा बसूं। परंतु क्या ये संभव हो सकता था? हम गोली गुलामों का ऐसा ही भाग्य है। फिर भी ये विचार मेरे मस्तिष्क में पुष्ट होता जा रहा था और मैं यही सोचा करती थी कि कभी न कभी ये स्वप्न पूरा होगा ही। परंतु किसुन की कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हर बार मैं वासुदेव महाराज से कहती, वो अपने आदमियों को लिखते, पर हर बार उन्हें वही जवाब मिलता कि किसुन का कुछ भी पता नहीं है। सुना है कि अन्नदाता ने उसे कैद में डाल दिया है। ये सुनकर मैं अधीर हो उठी। मैंने चाहा कि एक बार वासुदेव महाराज स्वयं राजधानी जाएं और सब समाचार ले आएं, परंतु अभी मैं यहाँ निरापद न थी। वासुदेव महाराज ने भी मुझे छोड़कर जाना ठीक नहीं समझा। इतने में ही मुझे सूचना मिली कि मेरी हत्या के षड्यंत्र का जो मुकदमा चल रहा है, उसमें मुझे भी गवाही देने राजधानी जाना होगा। षड्यंत्र में महाराजा धीराज भी सम्मिलित थे, इसीलिए ये मुकदमा साधारण अदालत में न चलाकर इसके लिए एक विशेष अदालत बैठाई गई थी, जिसकी कुल कार्यवाही बंद कमरे में हो रही थी। मेरी गवाही अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। उसी पर महाराजा धीराज की गद्दी और इज्जत निर्भर थी। मुझे सख्त पहरे में राजधानी ले जाया गया, क्योंकि एजीजी की हिदायत थी कि मेरी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त रहे। मैं सीधी अदालत पहुंचाई गई। अदालत में किसी भी बाहरी आदमी को नहीं आने दिया था। फिर भी बाहर आदमियों की भारी भीड़ थी। अखबार वाले भी काफ़ी शोर मचा रहे थे और वातावरण खूब उत्तेजनापूर्ण था। मुझे देखकर भीड़ और उत्तेजित हो गई। मुझे घेर लिया गया, पर पुलिस ने बड़ी कठिनाई से मुझे अदालत में पहुंचाया। लालजी खवास और डॉक्टर नायडू दोनों ही अभियुक्त अदालत में हथकड़ियों से जकड़े हुए हाजिर थे। अदालत ने उनकी जमानतें नहीं की थीं, परंतु महाराजा धीराज उपस्थित नहीं थे। महाराज की ओर से कलकत्ता बम्बई के बड़े बड़े बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे। नायडू और खवास ने भी बड़े बड़े वकील जुटाए थे। मुकदमा सरकार की ओर से चल रहा था और सरकार ने भी एक बहुत बड़ा वकील खड़ा किया था। नायडू का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे देखकर उसने आंखें नीची कर लीं। अनुनय और अनुताप उसकी आंखों में भरा था, पर खवास जलती हुई आंखों से मुझे घूर रहा था। उस पर 2 संगीन जुर्म थे, एक मेरी हत्या का षड्यंत्र करना और जहर देना, दूसरा रिवॉल्वर से कातिलाना हमला करना। मेरी गवाही हुई। मैंने एक एक करके सारी ही घटनाएं बयान कर दीं, पर जब राजा की बारी आई, मेरी वाणी जड़ हो गई। जब सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि तुम जानती हो कि हिज हाइनेस भी इस साजिश में थे, तब किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मुंह पर ताला जड़ दिया। मैं बोल न सकी, परंतु जब बारंबार वो प्रश्न दोहराया गया, तब मैंने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती। बयान मेरा खत्म हुआ। उस पर बहुत सी जिरह हुई। महाराज के बैरिस्टर बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। महाराज के विरुद्ध तो एकमात्र मैं ही गवाही दे सकती थी। मेरे बाद वासुदेव महाराज का बयान हुआ। उन्होंने बताया कि खवास ने मुझ पर मार डालने की नीयत से गोली चलाई थी, लेकिन उनके झपट पड़ने से खवास का निशाना चूक गया और गोली उनकी जांघ में लगी। जिरह उनसे भी बहुत हुई। बयान होने पर हम लोग उसी भांति सख्त पहरे और सुरक्षा में आबू पहुंचा दिए गए। आबू लौट आने पर मैं तरह तरह की चिंताओं से घिर गई। मैं नहीं जानती थी कि अब महाराजा धीराज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। यद्यपि मैंने उनके प्रतिकूल बयान न देकर उन पर भारी एहसान किया था, फिर भी वो उस निष्ठा से बढ़कर न था जिसके साथ 20 वर्ष तक मैंने उनके प्रति आत्मसमर्पण किया था। मेरे इस आत्मसमर्पण के बदले यदि वो मेरी हत्या कर सकते थे, तो भला मेरे इस बयान का वो क्या मूल्य समझ सकते थे। न पहले और न अब आबू आने पर मुझे उनका कोई संदेश मिला। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते थे, मैं बेचैन होती जाती थी। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं।
अंततः मुझसे निष्क्रिय नहीं बैठा गया। राजधानी से लौटे मुझे अभी 2 ही मास हुए थे कि मैंने वासुदेव महाराज को सब बातें समझा बुझाकर राजधानी भेज दिया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो किसुन का, मेरे बच्चों का, केसर का तथा दूसरे सारे हालचाल लेकर आए। पहले वो मुझे वहाँ छोड़ने को राजी नहीं हुए, पर अंत में चले गए। अपनी गैर हाजिरी में मेरी सुरक्षा की जो भी व्यवस्था वो कर सकते थे करते गए। राजधानी से लौटकर उन्होंने जो जो बातें बताईं, उन्हें सुनकर मेरा मन और भी व्यग्र तथा व्यथित हो गया और मैं घबरा गई। उन्होंने बताया कि महाराजा धीराज ने अपने बचाव के लिए वकील की सलाह से ये बयान तैयार किया था कि वो पागल हैं। वो सचमुच पागल हैं या नहीं, इसलिए जांच करने के लिए 2 अंग्रेज विशेषज्ञ विलायत से बुलाए गए थे। जब वो अंग्रेज महाराज की जांच करने महलों में गए, तब उनसे कहा गया कि महाराजा धीराज की हालत बहुत खतरनाक है। ज़्यादा आदमियों को देखकर वो भड़क उठते हैं। इससे ठीक ये होगा कि एक एक डॉक्टर ही उनकी पृथक पृथक जांच करे। बेचारे अंग्रेज डॉक्टर झांसे में आ गए। महाराज रंगमहल के भीतरी भाग में एक छोटे से कमरे में जा बैठे। वहीं अब उनमें से एक डॉक्टर उनकी परीक्षा के लिए पहुंचा। तब वो उस पर शेर की भांति टूट पड़े और उनकी गर्दन पर सवार होकर बोले, साले साले लिख दे कि हम पागल हैं, नहीं तो अभी मार डालूंगा। डॉक्टर की अकल गुम हो गई और उसने प्राण संकट को देखते हुए उन्हें पागल होने का सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट को पढ़कर महाराजा ने हंसकर कहा, इसे अभी बंद कर दो और दूसरा लाओ। जब दूसरा डॉक्टर आया तब उसके साथ भी यही व्यवहार किया गया और उनसे भी पागलपन का सर्टिफिकेट ले लिया गया। इसके बाद प्रत्येक को 5-5 लाख रुपया इनाम देकर प्रसन्न कर लिया गया। रुपए पाकर दोनों अंग्रेज अपना वो अपमान भूलकर प्रसन्न हो गए। उन्हें 1 सप्ताह राजधानी में मेहमान की भांति रखा गया। शिकार, दावत और जलसे हुए और फिर उन्हें विदा कर दिया गया। मेरी गवाही और पागलपन के सर्टिफिकेट के कारण मुकदमे से तो महाराजा धीराज बरी हो गए, पर उनके राजनीतिक अधिकार सब छिन गए। एक प्रकार से उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। एक अंग्रेज सिविलियन राज्य का दीवान होकर आया और वही रियासत का सर्वेसर्वा बन गया। महाराज को प्रति मास एक निश्चित राशि की प्राइवेट पर्स भी दी जाने लगी और अब वो राजकाज में कोई दखल नहीं दे सकते थे। अब उनका सारा ही समय रंग महल में रानियों में व्यतीत होता था। किसुन के संबंध में वासुदेव महाराज कोई निश्चित खबर नहीं लाए थे। उनका कहना था कि किसुन विलायत से लौटने के बाद तो महाराज की सेवा में देखा गया था, पर अब उसका कोई पता ही न था। राजधानी में वो नहीं था और कोई ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये अफवाह थी कि महाराजा धीराज ने उसे कैद कर लिया है। ये इसलिए कि महाराज ने उससे मेरे सब हीरे जवाहरात और धन मांगा था, पर किसुन ने वापस देने और बताने से इनकार कर दिया था। उसे मारा पीटा भी बहुत गया था। इन सब बातों को सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा और मैं किसुन के लिए बहुत छटपटाई, पर मैं कर भी क्या सकती थी, निरुपाय थी। उस पतलून का किस्सा मज़ेदार रहा। विलायत से लौटने पर महाराज ने उसके लिए एक बड़े जलसे और धूमधाम की व्यवस्था की थी। सुना कि एक बटन ज़रा ठीक से टाँकने के लिए विलायत से दर्जी आया था और उसे 11,000 रुपये दिए थे, परंतु मुकदमे के झमेले में पतलून का जलसा न हो सका और अब इस अंग्रेज मिनिस्टर ने रंग महल की बहुत सी फालतू चीज़ें, हाथी, घोड़े, जवाहरात, मोटरें आदि फालतू जिनसें बेचकर कर्जा चुकाने की योजना बनाई, तो वो पतलून भी बेच दी गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।